हेलो, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल भाई सब लोग के? कैसे भाई आप लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। और जैसा लास्ट समय बचा है तो जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश कीजिए, ताकि आपके एग्जाम के लिए कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना रहे जो आपका देखा हुआ ना आए। देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन आपके तभी देखे हुए आएंगे जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप बहुत ज़्यादा करेंगे। तो अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस को बहुत अच्छे से करते रहिए, रोज़ाना मॉक दीजिए। मैं रोज़ाना आपको क्लासेस करवा रहा हूँ, और अगर आप मेरे सारे मॉक देते हैं तो आपको सारे के सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हमेशा तैयारी अच्छे लेवल की कीजिए ताकि एग्जाम सारे के सारे क्वालिफाई हों। मे बी आप नेवी की तैयारी कर रहे हो या एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम्स क्वालिफाई करने के लिए आपको अच्छी प्रिपरेशन की जरूरत पड़ेगी। और अगर अगर आप चाहते कि 25 में 25 लाऊं, सिर्फ रैंक के लिए जाइए भाई। एक बात हमेशा याद रखो यार, है ना, जब कोशिश कर ही रहे हो ना तो यार चोटी के लिए मेहनत करो यार। चढ़ना ही है पहाड़ पे ना तो बेटा एवरेस्ट चढ़ जाओ, सीधी सी बात है। मेहनत करो ना तो बहुत बड़ी मेहनत करो। तो इसलिए छोटी छोटी चीज़ों को भी ध्यान दो, हर टॉपिक को पढ़ने की कोशिश करो, जितना भी अभी तक पढ़ा था उन सबको रिवाइज करो, तब जाके आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। तो अगर आप सफलता प्राप्त, तभी आपका नाम होगा यार। ऐसे पास होने वाले तो बहुत सारे मिल जाते हैं यार। रैंक लेकर आओ जिससे प्राउड फील हो यार, लोगों को, आपके घर को, आपके घर वालों को, आपकी फैमिली को, आसपास के लोगों को, आपके गांव को। तब जाके चीज़ें बनेंगी ना यार, तब तक मतलब ही क्या है ना, तभी जाके चीज़ें बनेंगी। तो अपने नोट्स अपने हाथों से लिखते रहिए, सारी चीज़ों को प्रिपेयर करते रहिए। एग्जाम के लिए कम समय बचा है, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान अपनी मॉक टेस्ट प्रिपरेशन को लगाने के लिए दीजिए। हमेशा याद रखिए, है ना, रात को सोते वक्त अपने हाथ अपने चार्ट पेपर्स रखिए। रात को सोने से पहले आप हमेशा एक एक मॉक टेस्ट पेपर्स लगाकर जरूर सोइए। आप अपनी तरफ से जो भी आपके मॉक टेस्ट पेपर्स है, आप हम लोग के साथ तो लगा ही रहे हैं, एटलीस्ट अपने साथ भी लगा के सोचिए, जिससे आप सेल्फ एनालाइज अपने आप को कर पाए कि आप कहाँ पर वीकन कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपका कोई टॉपिक वीक है तो उस टॉपिक को उठाकर लाइए, उस टॉपिक को अपनी डायरी में नोट कीजिए। कल सुबह मुझे जाकर ये क्वेश्चन करना है कि ये क्वेश्चन मुझ पर क्यों नहीं बना। अपने आप से चैलेंज करिए कि ये क्वेश्चन मुझसे क्यों नहीं बना। अगर आपसे रात को कार्नोट इंजन निकाले तो कार्नोट इंजन की सुबह जाकर ऐसी तैसी कर दीजिए, नेस्त तो नाबूद कर दीजिए उस चीज को, तहस नहस कर दो उस क्वेश्चन को कि भाई साहब आपके पास कार्नोट इंजन का क्वेश्चन क्यों नहीं बना। तो ये आप सब आपके पास नोट होने चाहिए। ये तो तब आपको पता लगेगा जब आप अपने आप को सेल्फ एनालाइज करोगे, और ये तब लगेगा जब आप रात को प्रिपरेशन करोगे, है ना। अगर आपका रूममेट है, अगर आपको उससे आगे निकलना है तो उससे ज्यादा जागना भी तो पड़ेगा ना भाई। अपनी नींद को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा ना। ये बॉडी है हमारी यार, किसी भी चीज को हैबिचुअल हो जाती है। थोड़ा सा आप इस पे अपने बॉडी पे थोड़ा कष्ट तो दीजिए, एग्जाम जरूर निकलेंगे। तभी तो जाके कभी आपके किसी ने उंगली उठाई हो तो उसको जवाब कैसे दे पाओगे? इस तरीके से थोड़ी ना, जिस तरीके से आपकी तैयारी अभी तक चल रही है। हम लक्ष्य इतना बड़ा प्राप्त करना चाहते हैं और मेहनत इतनी सी करते हैं, तो सफलता कैसे मिलेगी? तो मेहनत भी तो आपको उसी लेवल की करनी होगी ना, जितनी बड़ी आपकी सफलता आप प्राप्त करना चाहते हैं। अगर आप रैंक लाना चाहते हैं तो उस तरह की मेहनत भी तो लगेगी। सिर्फ इतना कह देने से कि हाँ मेरा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता ना बेटे। और सिर्फ मॉक टेस्ट पेपर जो आप लगा रहे हो, लल्लू पंजू मॉक टेस्ट पेपर लगाते हो, जो बहुत ही टुच्चे पेपर है बेटा, उससे आपको क्या सीखने को मिलता है? कुछ नहीं। पेपर्स वैसे लगाओ जिसमें आपको कुछ सीखने को मिले। वो क्वेश्चंस लगाओ जो आप पे प्रीवियस ईयर में नहीं हो पा रहे थे, जो क्वेश्चन अच्छे लेवल के थे। मुझे पता है आप इजी क्वेश्चन तो वैसे भी अटेम्प्ट कर दोगे, रोजाना अटेंड कर रहे हो उस दिन भी अटेम्प्ट कर दोगे, उसमें क्या है? पेपर का दिन कुछ नया दिन थोड़ी ना होगा, जैसे रोज अटेंड कर रहे थे वैसे अटेम्प्ट कर दोगे। तो उन क्वेश्चंस को प्रीवियस क्वेश्चन से कीजिए जो आप पे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं हो पाए थे, जिनमें आप लैग कर रहे थे, जो क्वेश्चन जो टॉपिक आप पे नहीं हो रहे हैं, उन क्वेश्चन को उनको चेक कीजिए कि आपसे पेपर हमेशा कौन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए, तब तो जाके आपकी मेहनत होगी, है ना। ज्यादातर से आगे निकलने के लिए कुछ डिफरेंटली करना भी तो पड़ेगा ना। तो इसलिए अपनी मेहनत को बहुत अच्छे से करते रहिए। इस समय बहुत महत्वपूर्ण है अपनी जिंदगी का, ये समझ लीजिए आपकी पूरी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण समय है। जॉब लगना, फैमिली को सपोर्ट करना, इससे बड़ा अपनी जिंदगी में कुछ हो ही नहीं सकता। और ये एक महीना वही है जो जिंदगी में आपको कुछ बना के रखेगा। ये आपको बताएगा कि आज के बाद 2 साल बाद आप किस जगह पर होंगे, खुश होंगे, दुखी होंगे, किस जगह पर होंगे, ये सबको आपको बात कराएगा। तो जब यही एक महीना सब कुछ है तो जी जान लगा दो ना यार, एक ही जिंदगी है यार, बहुत बड़े बन जाओ। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आई होप आप सब लोग बहुत खुश होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे, लगे हुए होंगे। इन सभी के लिए, आप सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक आप सबके लिए, ठीक है। और तैयारी में लगी रही है, ठीक है। बाकी मैं आपकी क्लासेस रोजाना ले रहा हूँ अनअकैडमी पर। अगर आपने अनअकैडमी अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो आप अनअकैडमी ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी के बैचेस ऑलरेडी रनिंग में है, तो आप अनअकैडमी के सारे बैचेस को ज्वाइन कर लीजिए। अनअकैडमी के कोड डालने का ध्यान रखिएगा, कोड आपको जरूर डालना है। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में, ठीक है। ठीक है, अगर मैं कुछ सेशन की बात लेकर चलूँ बच्चों, तो अगर मैं, आप देखिए, अगर मैं बात लेकर चलूँ इस सेशन की, तो आप ये देखेंगे कि
आपको सारी की सारी चीज़ों को ज्वाइन कर लेना है, जितना भी अनअकैडमी कोड है। अनअकैडमी के कोड के बारे में बात लेकर चलो तो कोड है शैलू10। इस कोड का जरूर इस्तेमाल करें और इसी कोड को लेकर अपना सब्सक्रिप्शन ले लें। मैं बहुत जल्दी एक नया बैच स्टार्ट करने जा, अगर आप सच में कंसेप्ट पढ़ना चाहते हो, अगर आपको फिजिक्स अच्छी नहीं लगती हो, अगर आपका सपना डिफेंस को फर्स्ट बार में फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करने का है ना, तो बेटा मन लगा के मेरे साथ मेहनत कीजिए। यकीन दिला रहा हूँ बेटा, आपका एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलेगा, बहुत अच्छे मार्क्स से निकलेगा, रैंक के साथ निकलेगा। बस अपनी मेहनत को, अपने जज्बे को हमेशा लगाए रखिए। तो जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे तभी जाके आपके एग्जामिनेशंस क्लियर होंगे। चलो भाई ठीक है, और शैलू10 कोड का इस्तेमाल या फिर शैलू YT कोड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इन दोनों कोड का इस्तेमाल करके आप सब्सक्रिप्शन को ले लें, और आई होप आप आज सब्सक्रिप्शन ज़रूर लेंगे, जहाँ तक मैं समझता हूँ। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन ज़रूर ले लीजिए और सारे के सारे वीडियोस को पूरा देखा करिए। एक बार में पूरा वीडियो देखिए, कोशिश करिए जो भी वीडियो देखते हैं, चाहे वो मैथ्स का देखते हैं, चाहे इंग्लिश का देखते हैं, चाहे फिजिक्स का देखते हैं, चाहे कोई और सा वीडियो देखते हैं, हमेशा पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि पूरी नॉलेज तो आपको तभी मिलेगी जब आप पूरा का पूरा वीडियो देखते चलेंगे। तो पूरा वीडियो को हमेशा देखते रहिए, ठीक है। चलिए भाई, इसी के साथ आप आज खुश मन से और बहुत खुशी से आप सभी को नमस्कार, और आई होप आप सब लोग जुड़ गए हैं और जल्दी से आके जुड़ जाओ ताकि हम आज का मॉक स्टार्ट कर सकें। ठीक है, क्वेश्चंस आपको हिंदी में बताते चलूंगा, जैसे हमने पहले किया था वैसे ही क्वेश्चंस इंग्लिश में होंगे। आप लोगों को मैं हिंदी में समझाता चलूंगा सारी चीज़ों को, और साथ ही साथ बताता भी चलूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। When the temperature of a ferromagnetic material is increased above a Curie temperature, जब आप फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को बहुत ज्यादा गर्म करते हैं क्यूरी टेम्परेचर से बिलो ज्यादा। देखिए क्यूरी टेम्परेचर बेसिकली होता क्या है, मैं इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी आपको बताता चलूंगा, तो आप शांति से आराम से लिखते चलिएगा, देखते चलिएगा, पढ़ते चलिएगा। क्यूरी टेम्परेचर बेसिकली एक क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, जिसको आप बोलते हैं क्रांतिक ताप होता है, जिसके बाद सारे के सारे जज्बात बदल जाते हैं, है ना। दिन बदल जाता है, जज्बात बदल जाते हैं, सब कुछ बदल जाता है बेटा, ऐसी कोई चीज है। क्यूरी टेम्परेचर एक ऐसी स्थिति होती है जब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, जिनको आप लो चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, ये जो क्वेश्चंस करा रहा हूं ये आपके 6 नवंबर के पेपर में आए हुए थे। आज के सारे क्वेश्चन जो है 6 नवंबर और 7 नवंबर के, 5 और 6 नवंबर के मैं क्वेश्चंस करा चुका हूं, 4 और 5 नवंबर के मैं क्वेश्चन करा चुका हूं। तो 4 और 5 के अगर आपने क्वेश्चंस नहीं देखे हुए तो 4 और 5 के क्वेश्चंस आप जरूर जाकर देख लें, उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। इसके बाद हम आज ये वाला वीडियो लेकर चल रहे हैं। तो इसको आप लोग कहते हो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो अगर ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल किस में बदल जाते हैं बेटा, ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल में चेंज हो जाता है। तो क्यूरी टेम्परेचर वो चेंज टेम्परेचर होता है जिसमें, क्यूरी ताप वो ताप होता है जिसके बाद लो चुंबकीय पदार्थ आपके अणुचुंबकीय पदार्थों में बदल जाते हैं। ऐसे मटेरियल्स की बात लेकर चलो तो इसको आप लोग ये मटेरियल, इसको आप लोग क्या कहते हैं, क्यूरी ताप कहकर चलो। क्रिटिकल टेम्परेचर जिसके बाद सारी चीजें बदल रही, मतलब फेरोमैग्नेटिक जो इतना अच्छे से चिपका रहा था अब इतने अच्छे से नहीं चिपका पा रहा, पैरामैग्नेटिक में चेंज हो रहा है। तो अगर आप किसी चीज को क्यूरी से बदलेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर होगा ए ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए द एरिया अंडर डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व क्या होगा। तो आपको आंसर टिक करना है कि क्या ग्राफ होगा। आंसर टिक कर दीजिए बेटा, कितनी वैल्यू निकल कर आएगी। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपसे क्वेश्चन रखा है एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिव्स। तो आपको आंसर बताना कितना होगा, जल्दी से आंसर टिक कर दो। इसका उत्तर नंबर कितना होगा, तो आंसर टिक कर दीजिए, कितनी वैल्यू निकल कर आएगी, जल्दी से आंसर टिक कर दीजिए। बहुत जल्दी स्मार्ट बोर्ड भी आएगा तो आप लगे रहिए। द एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिव्स, तो आपसे पूछा है क्या चीज को दर्शाता है। तो बेसिकली अगर मैं उसकी बात लेकर चलूँ तो आपको पता है एफ इंटू एस का कर्व है। एफ इंटू एस का कर्व क्या बताएगा बेटा, सिंपल सी बात है, वर्क डन बताएगा। आपने इसको कई बार किया भी होगा थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर में, आपको याद होगा थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर में ये चीज हमेशा इसी चीज को दर्शाती है। तो इसके बारे में बात लेकर चलो तो ये इसको दर्शा के चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, माफ कीजिएगा सेटलमेंट में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। ठीक है, चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द टेम्परेचर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। आपसे क्वेश्चन पूछा कि इनमें से कौन सी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। आपको टिक करना है इनमें से कौन सी फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशि नहीं है, उसके बारे में बात करनी है। पहली बात तो ये फिजिकल क्वांटिटीज बेसिकली होती क्या है। देखो बच्चों, फिजिकल जिनको भौतिक राशियां कहते हैं ये वो क्वांटिटी होती हैं जिनको आप टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। बेसिकली अगर आप एनसीईआरटी बुक को लेकर चलेंगे तो जिनको आप मेजर कर सकते हैं, विच आर मेजरेबल,
है ना, जिनको आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस करते हो, वो सब चीजें, मतलब महसूस नहीं, जिनको आप देख सकते हो, छू सकते हो, उनको आप क्या कहते हो, फिजिकल क्वांटिटीज कहते हो। फिजिकल क्वांटिटीज वो नहीं होती है जिनको आप देख नहीं सकते, जिनको आप मेजर नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपने कहा कि भैया कितना प्यार करते हो, आपने इतना सारा प्यार करते हैं, बेटा ये कोई नापने वाली चीज थोड़ी ना है। तो जैसे प्यार हो गया, मोहब्बत हो गया, दोस्ती हो गई, इश्क हो गया, तो बेटा ये सब चीजें नापी नहीं जा सकती। दीज आर नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। भौतिक राशियां वो राशियां होती है जिनको आप मेजर कर सकते हैं, विच आर मेजरेबल। अगर मैं इनकी बात लेकर चलूं तो इनके अंदर विच ऑफ नॉट आर अ फिजिकल क्वांटिटी, इनमें से कौन सी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। अगर आप ऑप्शन की बात लेकर चलें तो इनमें से कौन सी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, तो ऑप्शन की बात लेकर चलें तो एक तो ये चीज हुई। अगर मैं बात लेकर चलूं, ठीक है, ऑप्शन की बात लेकर चलो तो आपको पता है, लेंथ के बारे में बात लेकर चलो बिल्कुल है बेटे। अगर मैं टाइम की बात लेकर चलूं तो ये भी है बेटा। आप अगर सारे केसेस की बात लेकर चले तो आपको साफ साफ पता चल रहा है कि इसमें फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात लेकर चलें तो जिसको आप नंबर से डिनोट कर सकते हैं और वो वैल्यू होगी बेटा केजी। इसका आंसर के बारे में बात लेकर चले तो किलोग्राम विल बी द राइट आंसर। इसकी वैल्यू आप निकालेंगे केजी, दिस विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, हो गया भाई क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चले, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, है ना, बाकी तो फिजिकल क्वांटिटी है ही, और आप जानते हैं बेटा किलोग्राम भी क्यों है, इसके बारे में भी मेरे ख्याल से आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आप बहुत आसानी से टिक कर सकते हो। देखो आपको बहुत सारे लोगों को समझ ना आ रहा हो तो मैं आपको बता दूं, किलोग्राम इसलिए बेटा क्योंकि किलोग्राम एक यूनिट है, ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, भौतिक राशि नहीं है। जबकि बात लेकर चलो लंबाई की, तो लंबाई की कुछ ना कुछ इकाई होती है। आप जब फिजिकल क्वांटिटी लिखते हैं तो उसको किसी न किसी टर्म्स में लिखते हैं ना, किसी न किसी रूप में लिखते हैं, और किसी न किसी टर्म्स में लिखने का मतलब क्या हुआ, आप लेंथ को आप मीटर में लिख रहे हैं, आप टाइम को सेकंड में लिख रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में लिख रहे हैं, लेकिन किलोग्राम तो खुद एक यूनिट है, वो फिजिकल क्वांटिटी तो है नहीं। तो सिंपल सी बात है बेटा, किलोग्राम को क्या मेजर करेंगे, तो कोई फिजिकल क्वांटिटी थोड़ी ना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पूछा है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, आपसे पूछा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा, आंसर टिक कर दीजिए। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्ज पार्टिकल, आपको बताना कितना फोर्स निकल कर आएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप आराम से टिक कर सकते हैं। मैं ऑप्शन देता हूँ आपको, ये भी आया था आपके पेपर में और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 6 नवंबर के पेपर में आया था, और आई होप आप लोगों ने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हो। जिन लोगों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं भी किया है वो भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू इक्वल चार्जेस ऑफ सेपरेशन 4 मीटर इज 40 न्यूटन, मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्ज पार्टिकल्स विल बी। पहली बात, चलो जी इक्वल चार्जेस है, चलो भाई हमें पता है फोर्स कितना होता है, F इक्वल टू होता है K इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर। ये तो जानते हैं K क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, ये भी जानकारी हमें है। फोर्स कितना दे रखा है, फोर्स इज गिवन एज, फोर्स के बारे में बात लेकर चलो तो फोर्स दे रखा है आपको कितना, 40 न्यूटन। तो 40 न्यूटन का फोर्स दे रखा है, इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू में क्यू स्क्वायर। क्यू स्क्वायर की बात लेकर चले तो क्यू स्क्वायर आपको कैलकुलेट करना है। आर स्क्वायर की बात लेकर चलूँ तो आर स्क्वायर इज हियर 4 यानी 16 निकल कर आया। इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्यू स्क्वायर विल कम्स आउट टू बी 40 इंटू में हो जाएगा 16 अपॉन में हो जाएगा 9 इंटू में हो जाएगा 10 टू द पावर 9। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात लेकर चलूं तो इतनी वैल्यू निकल कर आएगी। अगर मैं सभी वैल्यू को पुट करूं तो इनकी जो वैल्यू निकल कर आएगी दैट विल कम्स आउट टू बी, इसकी वैल्यू निकलेगी 40 इंटू 16 24, इसको 9 से डिवाइड करेंगे दैट विल कम्स आउट टू बी 8/3 यानी 800/3। 800/3 को सॉल्व करेंगे तो 800/3 को निकालेंगे तो क्यू निकालेंगे ना, तो क्यू की वैल्यू जाएगी 800/3 एंड दैट विल कम्स आउट टू बी, है ना 4, ठीक है। इसकी वैल्यू जो ऑप्शन निकल कर आएगा दैट विल कम्स आउट टू बी 800/3 निकल कर आएगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 800/3। ऑप्शन चेक करो जरा कितना ऑप्शन निकल कर आ रहा है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात लेकर चलूं तो बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्यू निकालना है आपको, है ना, क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 800/3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, सरफेस टेंशन ड्यू टू, सरफेस टेंशन ड्यू टू, आपसे पूछा सरफेस टेंशन किसके कारण होगा, आप आंसर टिक कर सकते हैं किसके कारण होगा। इस ड्यू टू, सरफेस टेंशन किसकी वजह से होता है, ये आपको आंसर टिक करना है। सरफेस टेंशन इज ड्यू टू कोहेसिव मॉलिक्यूलर फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्सेस, न्यूक्लियर फोर्सेस या इलेक्ट्रिकल फोर्सेस, इनमें से कौन सा सही उत्तर होगा। आपको ये क्वेश्चन पूछा गया, आपको साफ साफ पता है कि इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा बेटा, कोहेसिव फोर्स। बेसिकली सरफेस टेंशन को सिर्फ बोलना ये सही नहीं है। आप जानते हैं सरफेस टेंशन होता क्या है, प्रस्तनाव का मतलब होता है सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड टू एक्वायर अ मिनिमम सरफेस एरिया, किसी भी द्रव का वह गुण जिससे वो सबसे छोटा होने का प्रयास करती है। और सबसे छोटा क्या होता है, स्फीयर।
क्यों छोटा होना चाहती है? क्योंकि एरिया को मिनिमम करना चाहती है। एरिया क्यों मिनिमम करना चाहती है? क्योंकि एनर्जी मिनिमम करना चाहती है। ऊर्जा को कम क्यों करना चाहती है? ताकि मैक्सिमम स्टेबिलिटी में जाए। सब चीजें यही तो चाहती है कि मैक्सिमम स्टेबिलिटी हो, सबसे ज्यादा सबसे साम्य अवस्था में हो। तो बेटा क्वेश्चन पूछा पृष्ठ तनाव किस वजह से होता है, तो ऑप्शन की बात लेकर चलो तो ससंजक बलों की वजह से होता है, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से होता है, नाभिकीय बल की वजह से होता है, या विद्युतीय बल से होता है। तो साफ साफ आपको पता चल रहा है इट इज ड्यू टू कोहेसिव, यानी ससंजक बलों के कारण होता है। कोहेसिव या ससंजक बल होते क्या है? कोहेसिव का मतलब होता है बच्चों, कोहेसिव मतलब इसको ससंजक बल कहते हो, इसका मतलब होता है द फोर्सेस बिटवीन सेम मॉलिक्यूल्स, एक जैसे फोर्सेस बिटवीन सेम मॉलिक्यूल्स, एक जैसे अणुओं के बीच लगने वाला बल, एक जैसे नेचर के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला बल कोहेसिव फोर्स यानी ससंजक बल कहलाता है। एग्जांपल के तौर पर गोंद गोंद से क्यों चिपक जाती है? कोहेसिव फोर्स के कारण। पानी पानी से क्यों चिपक जाता है? कोहेसिव फोर्स के कारण। ससंजक सीमेंट सीमेंट से क्यों चिपक जाती है? कोहेसिव यानी ससंजक बलों के कारण। एक जैसे नेचर को जितना ज्यादा ये आपस में फोर्स होगा उतना ज्यादा बूंद गोल होगी। इसी वजह से इसका आंसर होगा हाई कोहेसिव फोर्स। इसका आंसर होना चाहिए था हाई कोहेसिव फोर्स यानी हाई कोहेसिव यानी ससंजक बलों का ज्यादा होना, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलूं तो आंसर बताइएगा मुझे कितनी वैल्यू निकल कर आ रही है। द लिक्विड ड्रॉप टेंड्स टू एज्यूम ए स्फेरिकल शेप बिकॉज, तो आपसे क्वेश्चन पूछा है क्यों ऐसा स्फेरिकल शेप लेने की कोशिश करती है। आपको आंसर टिक करना कितना होगा, एक मिनट दीजिएगा मुझे, थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर दूं, ठीक है, सो दैट वी कैन सी क्लियरली। और आप आंसर टिक कर सकते हैं कितनी वैल्यू निकल कर आएगी। द लिक्विड ड्रॉप्स टेंड्स टू एज्यूम ए स्फेरिकल शेप बिकॉज ऑफ, जो लिक्विड ड्रॉप होती है क्यों स्फेरिकल शेप लेती है, ये भी आपके पेपर में क्वेश्चन आया था। सरफेस टेंशन से 2 क्वेश्चन हो गए। अगर इस क्वेश्चन की बात लेकर चलो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका उत्तर क्या होगा, सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव ही इसका ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो जी ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मासेस m1 एंड m2 दैट लाई एट अ डिस्टेंस ऑफ d फ्रॉम ईच अदर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो आपसे पूछा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा। आप जानते हैं अगर दो चीजों के बीच में फोर्स निकालना तो दैट इज इक्वल टू F इक्वल टू Q1 Q2 बाय r², है ना, K इंटू Q1 Q2 बाय r²। इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है 1/r² या 1/d² के। इसका मतलब हुआ आंसर निकल कर आएगा इसका सी ऑप्शन, यानी सी ऑप्शन इसका सही उत्तर निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा था, बहुत सारे लोगों ने ये मुझसे क्वेश्चन पूछा कि सर ये क्वेश्चन कैसे हो रहा है। जब पेपर देकर आए थे तो बहुत सारे लोगों को ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ क्या होगा अगर मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बदल दूंगा, तो ये सब क्वेश्चन जो था बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया था। जिसने भी आंसर टिक किया था बहुत अच्छी बात है, जिसने सही आंसर टिक किया था वो भी अच्छा आंसर करो भैया, टिक लगाओ, आंसर कितना निकल कर आएगा, आंसर टिक कर दो बेटा, आंसर टिक कर दो बेटा। एरिया का सीधे सीधे क्वेश्चन है, आप जानते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एरिया के साथ रिलेशन जानते हैं। व्हाट हैपेंस टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी अनुगमन वेग के साथ क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के साथ क्या होगा यदि काट के क्षेत्रफल को बढ़ा दिया जाए। अगर काट के क्षेत्रफल को, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को इंक्रीज करोगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, अनुगमन वेग कितना हो जाएगा। तो अगर आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करते हैं बच्चों, तो बच्चा वीडी बराबर होता है बेटा I/NEA। आप जानते हैं अगर मैं इसकी बात लेकर चलूं तो VD क्या होता है, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये एरिया के काट के क्षेत्रफल के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। और क्योंकि एरिया को आपने इंक्रीज किया है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, दैट विल डिक्रीज, यानी आंसर विल बी ए ऑप्शन। ए ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन है जो आपसे एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एंगल बिटवीन, ये भी आपके क्वेश्चन आया था 6 नवंबर के एग्जाम में। व्हाट शुड बी द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मूवमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। आज के आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लीजिए जिससे आपको अंदाजा लगेगा कि चारों सेशन की क्लास अटेंड कर लीजिए, जिससे आपको अंदाजा लगेगा कि एयरफोर्स ज्यादातर कौन से क्वेश्चंस पूछता है हर साल। और कुछ क्वेश्चंस तो उसके फेवरेट है, जैसे कार्नोट इंजन हो गया, यूनिट एंड डायमेंशन पे क्वेश्चन आएगा, डुअल नेचर ऑफ लाइट पे क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन तो ऐसे फेवरेट है कि ये तो आने ही आने, इसलिए उन टॉपिक्स को जरूर आप देखते चले। व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ बिटवीन एंगल मोमेंटम एंड मैग्नेटिक फील्ड फॉर द मैक्सिमम वर्क डन। आपको बताना मैक्सिमम वर्क डन के केस में कितनी वैल्यू निकल कर आएगी। ऑप्शन आपको टिक करना है, आंसर टिक कर दो बेटा जल्दी से, कितना वर्क डन होगा। आप आंसर निकाल सकते हैं, आपको फॉर्मूला पता है। आंसर टिक कर दो, मुझे आंसर बताओ कितनी वैल्यू निकल कर आएगी। आप आंसर टिक कर दें, मेरे ख्याल से आप आंसर टिक कर दिए होंगे और उत्तर निकाल दिए होंगे। ठीक है, हो गया भाई, हो गया भाई, हो गया भाई। तो आपने क्वेश्चन कर रखा है बेटा, आंसर निकल कर आएगा 180, क्योंकि आप जानते हैं बेटा W के बारे में बात लेकर चलूं तो W का फॉर्मूला आपको पता है
है ना। वर्क डन की बात लेकर चलो तो एम बी इंटू कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू होता है। तो अगर आप वर्क डन के फॉर्मूले को पुट कर देंगे W बराबर एम बी इंटू वन, ये हो जाएगा कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू पुट कर देंगे तो कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू इसको पुट कर देंगे। आपसे पूछा कितने एंगल पे मैक्सिमम होगा, आपको साफ साफ पता चल रहा है। अगर मैं इसकी बात लेकर चलूं तो अगर मैं इसको जीरो कंसीडर कर लूं तो इसको कितना करना पड़ेगा 180 कंसीडर, क्योंकि 180 कितना होता है -1। अगर आप इसको 180 -1 पुट करेंगे तो 180 यहाँ पर -1 पुट किया तो दैट विल कम्स आउट टू बी 2 MB। तो इसके बारे में बात लेकर चलो तो ये मैक्सिमम वैल्यू तब आएगी जब आप इसको जीरो और इसको कितना मानकर चलोगे 180, यानी ऑप्शन नंबर की बात लेकर चलो तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। तो वैसे भी आप जानते हैं W बराबर कितना होता है 2 MB होता है इस केस में, 0 से 180 अगर शिफ्ट करते हैं तो आप जानते हैं इसकी वैल्यू के बारे में बात लेकर चले तो दिस विल बी योर राइट आंसर, ये इसका सही उत्तर होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब होती है, आप और भी लिख सकते हैं बेटा, और भी मैं रीजन दे सकता हूं। आप जानते हैं जब थीटा बराबर 180 डिग्री की कंडीशन होती है किसी डाइपोल के अंदर, किसी डाइपोल मतलब द्विध्रुव के अंदर अगर 180 डिग्री की कंडीशन होती है, ये वाली कोई कंडीशन होती है तो इसको आप क्या बोलते हो बेटा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हो। यानी अनस्टेबल का मतलब ये हुआ कि अस्थिर साम्यावस्था की कंडीशन होती है, और अस्थिर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, जब आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है बेटा, मैक्सिमम होती है। ये भी आपको पता होगा। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब स्थैतिक ऊर्जा का अधिकतम होना, यानी पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमम होना। और आपसे यही तो पूछा है पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब होगी, तो 180 डिग्री पर होगी। सिंपल सी बात, वर्क डन बराबर एनर्जी। आपको आंसर ऐसे भी लगा सकते थे, कंसेप्ट है भाई, कंसेप्ट पढ़ोगे तो आप क्वेश्चन की कभी गलती नहीं, क्वेश्चन की करने की कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है। लेकिन फिजिक्स में कंसेप्ट तो पढ़ सकते हैं आप, तो कंसेप्ट पढ़ लीजिए, दैट इज एनफ। आप क्वेश्चंस कम करेंगे कोई बात नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कैसे होते हैं क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी, आपसे क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी चीज वेक्टर क्वांटिटी है। ऑप्शन टिक करना है आपको, इनमें से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है। आप आंसर टिक कर सकते हैं। मैं अगर क्वेश्चन की बात लेकर चलूँ तो मैं नहीं दिखाई दे रहा हूँ, कोई बात नहीं, आप मुझे ना देखें, क्वेश्चंस को देखते रहें कि इसका आंसर कितना निकलेगा। सभी चीज़ों को नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन के बारे में बात लेकर चलें तो आपसे साफ साफ बोला है कि इसमें कौन सी होगी। तो अगर मैं बात लेकर चलूँ मास की, तो मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, द्रव्यमान एक अदिश राशि है, द्रव्यमान एक अदिश राशि। इसके अलावा स्पीड यानी जिसको आप चाल कहते हैं बच्चों, वो भी एक अदिश राशि है। लेंथ की बात करें तो लंबाई भी एक अदिश राशि। और चौथा ऑप्शन है इंपल्स, इंपल्स मतलब आवेग, और आवेग क्या होता है, एक सदिश राशि होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसका ऑप्शन नंबर की बात लेकर चलें तो वेक्टर क्वांटिटी इसका सही उत्तर निकल कर आएगा। तो दिस विल बी योर राइट आंसर, इंपल्स यानी आवेग इसका सही उत्तर बच्चों लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इज P बराबर AT प्लस BT स्क्वायर, वट फाइंड द फोर्स ऑन द पार्टिकल एट T इक्वल्स टू 0, जब A और B कांस्टेंट हो गए। ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में 6 नवंबर को आया था और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से आपको ये टिक करना चाहिए था, बहुत ईजी था। जिन लोगों ने टिक किया था वो बहुत ही ईजी था उनके लिए ये क्वेश्चन को पढ़ना और समझना। मेरे ख्याल से आप आंसर टिक कर दिए हैं, और आंसर टिक कर दो जल्दी से, कितनी वैल्यू निकल कर आ रही है, टिक कर दिए भैया। मोमेंटम आपको दे रखा है, आपको साफ साफ पता है बेटा क्या क्या करना है। आप अगर बात लेकर चलो बेटा तो मोमेंटम की वैल्यू दे रखी है P बराबर AT प्लस में दे रखा है BT स्क्वायर, यही दे रखा है ना, AT प्लस BT स्क्वायर। अब बच्चों एक बात देखो, अब एक बात देखना बेटे, अगर मैं इस मोमेंटम की बात लेकर चलूं और आपको फोर्स निकालना होगा, जहां तक मैं समझता हूं बल निकालना होगा ना, तो फोर्स के बारे में बात लेकर चलो तो फोर्स क्या होता है बेटा, dP/dt के बराबर होता है। तो एक काम करता हूं, इस पूरे को डिफरेंशिएट कर लेता हूं, इसको डिफरेंशिएट करूं तो डिफरेंशिएट करने पर इसकी वैल्यू निकलेगी dP/dt एंड दैट विल कम्स आउट टू बी A, प्लस में हो जाएगा 2BT, राइट। इसकी वैल्यू ये निकलेगी। और ये जो फोर्स निकालना है वो आपको किस पे निकालना है, T बराबर 0 पे निकालना है, क्योंकि T बराबर 0 सेकंड पे निकालना है। इसका मतलब मैं इसमें 0 पुट कर देता हूं तो टर्म कितना बचेगा, A बचेगा, यानी इसका आंसर निकल कर आएगा A, यानी A ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। तो इसका उत्तर नंबर निकलेगा A, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, आपके इंटीग्रेशन के, डिफरेंशिएशन के। अगर आपने मेरी सारी क्लासेस ली हैं तो आपको बहुत अच्छे से आती होंगी ये सब चीजें। नेक्स्ट चीज की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आंसर टिक करना है आपको, कितनी वैल्यू निकल कर आएगी। द वायर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक हीटर विल बी, तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि जो वायर इलेक्ट्रिक हीटर के अंदर यूज होता है दैट इज मेड अप ऑफ, आपको आंसर टिक करना है कि कितनी वैल्यू निकल कर आएगी। जहां तक मैं समझता हूं आप क्वेश्चन को आराम से कर पाओगे। अटेंड करो भैया, क्वेश्चन लगाओ, आंसर कितनी वैल्यू निकल कर आएगी, टिक करो भैया। ठीक है भैया, हो गया, हो गया भाई। क्वेश्चन के बारे में बात लेकर चलूं, चलो भैया मेरे ख्याल से आप सबने आंसर टिक कर दिया है। वायर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक हीटर विल बी, अच्छा इलेक्ट्रिक हीटर पूछा है, ठीक है जी। अगर देखो बच्चों, अगर मैं बात लेकर चलूं अगर मैं बात लेकर चलूं बेटा,
तो बेसिकली बनता किसका है मैं आपको बताऊं, ये बनता किसका है, और इन सब के बारे में मैं फ्यूज वायर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट सी जानकारी दे दूं, जो इतने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में भी बता दूं कि आपको क्या क्या कंडीशन है। पहली बात, फ्यूज वायर पे कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं और क्या क्या आता है। फ्यूज वायर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खासकर एनडीए के पर्पस का भी, एनडीए के अंदर भी फ्यूज वायर को अलग से लिखा गया है टॉपिक को, आप ये मानकर चलिए फ्यूज वायर पे क्वेश्चन डाल देता है वो। बच्चों अगर मैं फ्यूज वायर की बात लेकर चलूं तो फ्यूज वायर बेसिकली दो मटेरियल का बनता है, और भी मटेरियल होते हैं बट बेसिकली दो मटेरियल का है, एक है टिन एक है लेड, एक है टिन और एक है लेड, दो होते हैं। अगर मैं टिन और लेड की बात लेकर चलूं तो दो मटेरियल होते हैं। अगर मैं टिन की बात लेकर चलूं दैट इज इक्वल टू, टिन के बारे में बात लेकर चलूं तो टिन इसमें 62% का भागीदार होता है, तो ये जो भागीदार होता है दैट इज इक्वल टू 62% का भागीदार होता है। अगर मैं इसकी बात लेकर चलूं टिन की तो ये जो होता है वो 38% का भागीदार होता है। ये दोनों के बारे में तुम्हें पता है कि टिन और लेड कितने होते हैं, इतने परसेंटेज में डिवाइड होते हैं। दूसरी बात, फ्यूज वायर का क्या चीज होती है बेटा, फ्यूज वायर के बारे में बात लेकर चले तो इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसका गलनांक कम होता है लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, और हाई रेसिस्टिविटी होती है, उच्च प्रतिरोधकता होती है। इसकी हाई रेसिस्टिविटी होती है यानी उच्च प्रतिरोधकता होती है, जबकि लो मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक इसका कम होता है। ऐसा वायर होता है जिसको फ्यूज वायर कहते हैं। फ्यूज वायर जनरली कितने पे मेल्ट होता है, अगर मैं बात लेकर चलूं तो ये जनरली जो मेल्ट होता है मेल्ट्स एट 183 डिग्री पर मेल्ट हो जाता है, इतने पर डिग्री सेंटीग्रेड पे ये मेल्ट कर जाता है। ये फ्यूज वायर में अगर थोड़ा सा भी करंट करेगा, अगर मैं इसके अंदर सेफ करंट की बात करूं, सुरक्षित धारा जिससे जले ना, कितना होता है, तो सेफ करंट के बारे में बात लेकर चलो तो E = R⁻³ इतना इसका सेफ करंट होता है जब तक ये जले ना। अगर इसके बारे में और क्वेश्चन की बात लिखी जाए तो एक क्वेश्चन और बन सकता है कि फ्यूज वायर किस पर डिपेंड नहीं करता, आपने पढ़ा भी होगा ये क्वेश्चन, फ्यूज वायर डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ, किस पे डिपेंड नहीं करता, लंबाई पे निर्भर नहीं करता, डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ। ऐसा क्यों भैया, सीधी सी बात है, डिपेंड ऑन लेंथ, लंबाई पर इसकी कोई निर्भरता नहीं होती है, रेसिस्टिविटी एक कांस्टेंट होता है, आप जानते हैं ये सब लंबाई पे कोई निर्भरता नहीं रखते हैं। तो अगर मैं बात लेकर चलूं तो इसका आंसर के बारे में बात लेकर चलूं तो लंबाई पे कोई निर्भरता है नहीं, ये इसका क्वेश्चन होगा। और इस तरीके से इतने क्वेश्चन फ्यूज वायर पर बनाए जा सकते हैं। तो फ्यूज वायर के बारे में बात लेकर चलूं तो आपको साफ साफ समझ में आ रहा है कि फ्यूज वायर के बारे में बात लेकर चलूं तो ये इसके सही उत्तर निकल कर आ जाएंगे। ठीक है भैया, कोई दिक्कत भैया, कोई बताओ मुझे, कोई किसी को परेशानी, कुछ प्रॉब्लम? ठीक है, ठीक है, ये तो फ्यूज वायर के बारे में बात होगी। अब मुझसे इलेक्ट्रिक हीटर पूछा है। ओके, इलेक्ट्रिक हीटर, एक सेकंड रुकिएगा, मैंने, अच्छा ये इलेक्ट्रिक हीटर था, ठीक है ठीक है, चलो कोई बात नहीं, इसके बारे में बता देंगे, इसके बारे में क्या तकलीफ है। ये तो फ्यूज वायर था, जितने क्वेश्चन बन सकते थे। अब इलेक्ट्रिक हीटर को भी चर्चा कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक हीटर आपको दिख रहा है ना, इलेक्ट्रिक हीटर के बारे में बात लेकर चले तो बेटा इलेक्ट्रिक हीटर बेसिकली जिस मटेरियल से मिलकर बनता है दैट इज नाइक्रोम, मैंने देखा नहीं, नाइक्रोम। नाइक्रोम के बारे में बात लेकर चलो तो आपको कुछ जानकारी मिल गई। नाइक्रोम एक तरह का एलॉय है, ये क्या है, एक तरह का मिश्रित धातु है। नाइक्रोम एक ऐसा मटेरियल है दैट डज नॉट डिपेंड ऑन, जो किस पे डिपेंड नहीं करता, डज नॉट डिपेंड ऑन, डज नॉट डिपेंड ऑन, इस एक सेकंड रुकिए, इसका रेसिस्टेंस जो आपका ये मटेरियल है ना, जो नाइक्रोम, नाइक्रोम जो होता है ना, इसका रेसिस्टेंस, इसका प्रतिरोध डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, रेसिस्टेंस डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। हिंदी वालों के लिए इसका प्रतिरोध तापमान पर निर्भर नहीं करता, इसका प्रतिरोध तापमान पर निर्भर नहीं करता, यानी टेम्परेचर पर डिपेंडेंसी नहीं करता, इसीलिए आप इसमें नाइक्रोम का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा बात लेकर चलो तो ये कैसा होता है, ये जल्दी पिघलता नहीं है। आप जानते हो जो हीटर की कॉइल होती है, ऐसा तो नहीं हीटर में जरा सा करंट ज्यादा करते पिघल गया, नहीं बेटा, हम चाहते हैं हीटर तो कई बहुत वोल्टेज तक जलता रहता है, पिघलता नहीं। यानी इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, इट इज हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, और हाई रेसिस्टिविटी होती है या हाई रेसिस्टेंस होता है। क्वेश्चन की बात लेकर चलूं तो उच्च गलनांक होता है इसका, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई रेसिस्टेंस वाली चीज को आप क्या कहते हो बेटा, इसको आप हीटर कहकर चलते हो। तो अगर मैं हीटर की बात लेकर चलूं तो हीटर में इतने क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक हीटर की बात लेकर चले और भी बन सकता है, बट बेसिक क्वेश्चंस ये हैं। तो फ्यूज और हीटर मैंने पूरा आपको एक ही बार में समझा दिया, जितने भी क्वेश्चन आए सबको लगाते चलिएगा जो भी क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर होगा बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। इस वाले क्वेश्चन के अंदर आंसर होगा बी ऑप्शन, फ्यूज वायर होता तो लो मेल्टिंग पॉइंट वाला आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैज द मैक्सिमम एनर्जी, आपसे पूछा है कि इनमें से किसकी मैक्सिमम एनर्जी होगी, ये आपको टिक करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, अच्छा अधिकतम आवृत्ति किसकी होगी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी होगी। आप आंसर आराम से टिक लगा सकते हैं, मेरे ख्याल से आपने आंसर टिक लगा भी दिया होगा, मैं पूरा सीक्वेंस भी लिख देता हूं, ठीक है। देखो बच्चों, चलो भैया,
चलो सीक्वेंस की बात लेकर चले। आप जानते हैं बेटा सीक्वेंस में गामा वगैरह है ना, ठीक है। आपको पता है सबसे पहले होती है गामा रे, फिर होती है एक्स रे, फिर होती है यूवी, फिर होती है आईआर और फिर होती है माइक्रो। गामा रे, एक्स रे, यूवी, आईआर, माइक्रो और रेडियो, ये होती है फिर रेडियो। और आप जानते हैं इन दोनों के बीच में एक तरंग और आती है जिसको आप विजिबल यानी दृश्य किरणें कहते हैं। ऐसे में जाने पर वेवलेंथ बढ़ती है बेटा, ऐसे में जाने पर फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति बढ़ती है, ये बात भी जानते हैं हम। तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा की बात लेकर चलूं तो गामा हैज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, हैज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, अधिकतम क्या है बेटा, इसकी आवृत्ति है। तो गामा की आवृत्ति अधिक होती है और क्योंकि आवृत्ति मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी भी है तो एनर्जी भी मैक्सिमम, ऑब्वियस सी बात है, ई बराबर एच इंटू न्यू। तो अगर मुझसे एनर्जी भी पूछा जाता तो एनर्जी भी किसकी होती है, गामा की मैक्सिमम होती है। यानी ऑप्शन की बात लेकर चलो तो गामा इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन इसका सही उत्तर निकल कर आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि द एस्केप स्पीड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू, आपको एस्केप वेलोसिटी के बारे में बताना है सिंपल सा। और आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि एस्केप वेलोसिटी कहां से कहां होगी। मेरे ख्याल से आपने आंसर टिक कर दिया होगा, ठीक है ना। चलो भाई आंसर टिक कर दो, कितनी वैल्यू निकल कर आएगी, ठीक है ठीक है, आंसर टिक कर दो। हाँ पिछले ये तो आपको पता ही है, बाकी तो पता ही है। ये तो आपको पता होगा विजिबल स्पेक्ट्रम ये 400 से लेकर 750 नैनोमीटर तक चलता है। तो अगर आपसे इसमें क्वेश्चन पूछा जाए, और भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, जैसे एक क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया है कि एक्सरे का आविष्कार किसने किया, तो उनका नाम था रॉइंजन। इसके वेवलेंथ भी पूछी जाती है, तरंग दैर्घ्य कितनी होती है, तो 1 एंगस्ट्रॉम की होती है। ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है एक्सरे, जिसके बारे में आप पढ़ सकते हो। इसकी विजिबल दृश्य किरणों की बात लेकर चलो तो इसकी तरंग दैर्घ्य का जो वो होता है रेशियो कितना, वो बैंडविड्थ कितनी होती है, बैंड चौड़ाई कितनी होती है, 400 से लेकर 750 के बीच में होती है। तो हो सकता है आपको किसी बुक में 400 की जगह कुछ और देखने को मिल जाए, पर परेशान मत होना, ये एक एवरेज वैल्यू, इतनी वैल्यू निकल कर आती है। अलग अलग बुक अलग अलग आंसर दे सकती है। क्वेश्चन के बारे में बात लेकर चलो तो इसका आंसर कितना होगा, एस्केप वेलोसिटी, मिटा दूं इस क्वेश्चन को। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द एस्केप स्पीड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू, कितना होगा। एस्केप वेलोसिटी की बात लेकर चलो बच्चों तो पलायन वेग होता क्या है, पृथ्वी से किसी चीज को बाहर फेंकने के लिए, कभी लौट करना है, ऐसी चीज के लिए जो न्यूनतम जो प्रारंभिक वेग दिया जाता है दैट इज एस्केप वेलोसिटी। अगर आप फेंकना चाहते हैं तो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू कैपिटल जी एम अपॉन में आर, ये फॉर्मूला होता है। इसको आप और भी तरीके से लिख लेते हैं, जैसे आपने इसको लिखा होगा अंडर रूट 2gr भी लिखा होगा, तो ऐसे भी लिखा जा सकता है फॉर्मूले की बात लेकर चलो। तो क्वेश्चन जो मुझसे बोल रहा है वो साफ साफ बोल रहा है कि इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है बेटा, इसका आंसर नंबर क्या होगा बेटे, m इंटू ई अपॉन आर इंटू ई होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन इसका सही होगा, यानी डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा गया था आपसे एग्जाम में और बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें सीधे सीधे फॉर्मूले के बारे में बात की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा अटेंड। सेमीकंडक्टर पे आया हुआ क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, आप आंसर टिक कर सकते हो, आंसर टिक कर दो। सेमीकंडक्टर पे आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, हो गया। चलो, अब पीएन जंक्शन बिहेव्स लाइक एन इंसुलेटर कब। देखिए दो तरह की बाइसिंग होती है जिसको आप लोग बाइसिंग कहते हैं, और हिंदी में बात लेकर चलूं तो जिनमें अग्र अभिनत और उत्क्रम अभिनत कहते हैं। तो दो तरह की बाइसिंग होती है, दो तरह की है, कौन कौन सी है, एक को बोलते हैं फॉरवर्ड बाइस, एक को बोलते हैं रिवर्स बाइस। हिंदी में अग्र अभिनत और उत्क्रम अभिनत। अग्र अभिनत के केस में, फॉरवर्ड बाइस के केस में पॉजिटिव ऑफ बैटरी, बैटरी के पॉजिटिव को, पॉजिटिव ऑफ बैटरी को आप किससे जोड़ते हो बेटा, इसको आप जोड़ते हो बेटा पॉजिटिव ऑफ डायोड्स के साथ में, पॉजिटिव ऑफ डायोड के साथ में। और ऐसी अगर इस रिवर्स बायस की बात लेकर चलूं तो नेगेटिव ऑफ बैटरी, या फिर आप इसको लोअर पोटेंशियल भी कह सकते हो, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, तो आप उच्च विभव और निम्न विभव भी बोल सकते हो। इसको आप क्या बोलते हो बेटा, नेगेटिव ऑफ डायोड्स जोड़ते हो। जब ऐसी कोई कंडीशन करते हो तो उसको आप बोलते हो फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस की कंडीशन, यानी अग्र अभिनत और उत्क्रम अभिनत की कंडीशंस कह के चलते हैं। दूसरी बात बच्चों,
अगर इसको अग्र अभिनत और उत्क्रम अभिनत कहते हैं, तो इस वाले केस में अगर मैं फॉरवर्ड बायस की बात लेकर चलूँ तो इनके आइडियल केस में ये बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं। आइडियली अगर बात लेकर चलो तो इनका जो रेसिस्टेंस होता है दैट इज जीरो, लेकिन जब रिवर्स बायस की कंडीशन आती है तो आइडियल केस में इनका जो रेसिस्टेंस होता है दैट इज इक्वल टू इन्फिनिटी। बस ऐसा होता नहीं है, प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द डायोड टू हैविंग द रेसिस्टेंस ऑफ आर इक्वल टू जीरो आर इक्वल टू इन्फिनिटी। ऐसा हो नहीं सकता आइडियल केस में, परंतु हम प्रैक्टिकली बात लेकर चलो तो बहुत कम होता है, इसका कम होता है, इसका बहुत ज्यादा होता है, इसका थोड़ा कम होता है। ये कंडीशंस निकल कर आ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, तो इसका उत्तर नंबर बी निकल कर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एक सेकंड दीजिएगा टाइम। चलो भाई, आपसे क्वेश्चन पूछा अगला, आपसे क्वेश्चन के बारे में बात की गई है, आप मेरे ख्याल से क्वेश्चन कर पा रहे होंगे। तो मार्क द आंसर की कितनी वैल्यू निकल कर आएगी। आपसे पूछा था हीट टेकन फ्रॉम द सिंक इज बेस्ड ऑन, अगर आप हीट ले रहे हैं सिंक से तो किस नियम पर आधारित है। आपका ऊष्मा लेना, ऊष्मा देना किस चीज पर आधारित है, किस नियम पर आधारित है। ये भी 6 तारीख के ही पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है और मेरे ख्याल से आप आंसर टिक कर सकते हैं। एक बार ट्राई करो, आप पे आंसर होना चाहिए और मेरे ख्याल से आपने आंसर लगा दिया है, जहाँ तक मैं समझता हूँ आपने बहुत तेजी से आंसर लगाया है इसका। बिल्कुल बेटा, सिंक के बारे में बात लेकर चलो तो हीट टेकन फ्रॉम अ सिंक इज बेस्ड ऑन, किस पर बेस्ड होता है बेटा, ये बेस्ड होता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे, यानी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से बेस्ड है। देखो कैसे है, सेकंड लॉ के 3, अगर मैं बात लेकर चलूं तो सेकंड लॉ के 3 पोस्टुलेट्स थे, 3 चीजें थी जिसके अंदर 3 स्टेटमेंट्स थे, जिनको आप क्लॉसियस स्टेटमेंट कहते हो, कैल्विन स्टेटमेंट कहते हो और क्लॉसियस कैल्विन स्टेटमेंट कहते हो। और जिसमें से कैल्विन स्टेटमेंट के बारे में आप जानते हो, उन्होंने ये कहा था कि भाई सोर्स और सिंक जो होते हैं वो एक सेम टेम्परेचर पर, एक ही ताप पर कर दिए जाएंगे स्रोत और सिंक, तो वो ऊष्मा एक जगह दूसरे से प्रभावित नहीं हो सकती है। ऐसे ही स्टेटमेंट की बात लेकर चलूं तो ये सेकंड लॉ बताता है कि बेटा हीट सिंक में कैसे जाएगी, और फॉर्मूले वगैरह भी आप जानते हैं। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात लेकर चलूं तो इसका आंसर नंबर होगा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डायरेक्ट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको आंसर टिक करना है कि चूज द इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन को दर्शा रहा है। आपने कई बार इस इक्वेशन के बारे में पढ़ा होगा, मैं चिल्ला चिल्ला के मर गया आप लोगों से, और बेटा यकीन मानिए बेटा ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इसका आंसर नंबर है डी ऑप्शन, क्योंकि आपको पता है इक्वेशन एक ही होती है, वो होती है वाई बराबर ए साइन ओमेगा टी। कैसे पहचानते हैं, बहुत सारे केसेस है। पहली बात तो ये फंक्शन होना चाहिए ए और टी का, है ना, ओमेगा और टी का फंक्शन होना चाहिए। दूसरा, हर एक टी की वैल्यू पर डिफाइन होना चाहिए। तो अगर मैं क्वेश्चन की बात लेकर चलूं तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर, वाई बराबर ए साइन ओमेगा टी। अगर आप जानना चाहते हैं कि किन इक्वेशन को आप सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंतर्गत डाल सकते हैं, किन इक्वेशन को बना सकते हो बेटा, तो आप मेरा लेक्चर देख सकते हैं। टॉपिक का नाम डालिएगा सिंपल हार्मोनिक मोशन सरल आवर्त गति, और मेरा नाम डाल दीजिएगा, आपको लेक्चर मिल जाएगा। आप उस लेक्चर को जरूर देखिएगा। अगर आपको कहीं पर भी डाउट होता है, अगर आप कोई से भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, यकीन मानियो बेटा, जा सच्चो कंटेंट कहूँ ना मिल सकते, यही सबसे बढ़िया कंटेंट है। तो भैया आप ध्यान रखो, डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो द आंसर, मार्क द आंसर फॉर दिस। ठीक है जी, चलो भैया आंसर टिक कर दो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द मैग्नेटिक फील्ड। आपसे पूछा है मैग्नेटिक फील्ड के रिगार्डिंग, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है कि गलत पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओके सही पूछा है, ओके। चलो भैया आंसर टिक कर दो, कितने वैल्यू निकल कर आएगी। तो आपको साफ साफ पता है कि इसका ऑप्शन नंबर होने वाला है बेटा बी ऑप्शन, है ना। तो आपने आंसर टिक लगा दिया होगा मेरे ख्याल से, आप आंसर टिक कर रहे होंगे। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलोनॉइड इज यूनिफॉर्म एट ऑल पॉइंट्स, एग्जैक्टली म्यू नॉट एन आई इसकी वैल्यू निकल कर आती है, एंड दैट इज यूनिफॉर्म एल अलॉन्ग द एक्सिस। तो इसका ऑप्शन की बात लेकर चलूँ, क्योंकि ये इनफाइनाइट है इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेयरएज जबकि अगर ये फाइनाइट हो जाता, अगर ये फाइनाइट लेंथ की सोलोनॉइड हो जाती, अगर कुछ नहीं दे रखा है तो हम इनफाइनाइट मानते हैं, तो अगर फाइनाइट हो जाती, अगर बोल दिया जाता कि फाइनाइट है, तब ऐसा नहीं होता। परंतु फिर भी हमें, क्योंकि इनफाइनाइट की बात की गई, हमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। हर जगह पर क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का मान हमेशा सेम निकलेगा। तो इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ है नहीं घबराने वाली बात, और ऐसे मतलब जी में चलाने वाली बात या फिर चक्कर आने वाली कोई बात है नहीं। ये बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। आंसर इज इट इज यूनिफॉर्म एट ऑल पॉइंट्स, बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अ बॉल इज थ्रोन विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, फाइंड द टाइम आफ्टर विच इट कम्स टू द ग्राउंड। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि बताइए कितने समय में ये वापस लौटकर आ जाएगा। आपको शॉर्ट टिक बताई थी, उसी शॉर्ट टिक का पालन करो और अपना उत्तर निकालो, आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होगी इस क्वेश्चन को करने में। ठीक है,
चलो देखो बच्चों, दो बातें हैं, ठीक है। अगर मैं क्वेश्चन के बारे में बात लेकर चलूं तो सिंपल सी बात है, आपको एक शॉर्ट टिक लिखाई थी, उसी से क्वेश्चन हम करेंगे अटेम्प्ट। आपने बोला था जब भी कोई चीज नीचे गिराएंगे तो 0 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0 मीटर पर सेकंड होगी। 1 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकंड होगी, या 9.8 होगी, है ना, हम 10 मान लेते हैं। 2 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 20 मीटर पर सेकंड होगी। अब बच्चों एक बात बताओ मुझे, अगर आप इधर से फेंकोगे 20 मीटर पर सेकंड से तो कितना समय लगता है बेटे, 2 सेकंड लगेगा जाने में, ये रहा 2 सेकंड। अगर आप 20 से फेंकोगे 2 सेकंड लगेगा, 30 से फेंकते हो 3 सेकंड लगता, 40 से फेंकते हो तो 4 सेकंड लगता, 50 से फेंकते हो तो 5 सेकंड लगता, 60 से फेंकते हो 60 सेकंड लगता, 100 से फेंकते हो तो 10 सेकंड लगता, 200 से फेंकते हो तो 20 सेकंड लगता, 500 से फेंकते हो तो 50 सेकंड लगता। यानी एक सिंपल सी बात है कि आपसे क्वेश्चन बोला गया 10 से फेंका है, 10 से फेंका है मतलब कितना जाने में समय लगेगा, सिर्फ 1 सेकंड का समय लगेगा, ये वाला टाइम 1 सेकंड जाने में लगेगा, और बेटा 1 सेकंड क्या लगेगा बेटे आने में। इसका मतलब टोटल टाइम कितना होगा, टोटल टाइम विल कम्स आउट टू बी 2 सेकंड, ये इसका आंसर होगा। यानी 10 से फेंकोगे तो 1 सेकंड जाने में और 1 सेकंड आने में, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, 2 सेकंड विल बी द राइट आंसर। तो 2 सेकंड इसका उत्तर निकलेगा। आप चाहो तो क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हो, आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। क्वेश्चन के बारे में जानकारी लूं तो S बराबर होता है बेटा यूटी, अगर आप न्यूमेरिकल से करना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं, यूटी माइनस हाफ GT स्क्वायर होता है। आपको पता है अगर डिस्टेंस की बात लेकर चलो तो डिस्प्लेसमेंट 0 है, दोबारा से अपनी जगह पर आने पर। यू की बात लेकर चलो तो ये आपने 10 से फेंका है, टी हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, इंटू में 10 हो जाएगा, इंटू में हो जाएगा टी स्क्वायर। इसमें एक क्वेश्चन पुट कर देते हैं, टाइम को पुट करके देख लेते हैं। दो पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 10 दूनी 20, यहाँ पर करोगे तो 10 दूनी 4, 2 कटेगा 20 यानी 0 निकला, यानी इसका आंसर निकल कर जाएगा टी बराबर 2 सेकंड। दिस विल बी योर राइट आंसर। तो ऑप्शन की बात लेकर चलो तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सेकंड सही उत्तर होगा। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, इसका उत्तर नंबर होगा सी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। The distance between the plates of a parallel plate capacitor is increased, then the capacitor will be। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन एक और पूछा है आपसे, और मेरे ख्याल से आप आंसर लगा पाएंगे। बता दूं इस क्वेश्चन को, चलो भाई क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर इज इंक्रीज्ड। आपको साफ साफ पता है बेटे, अगर मैं इसकी बात लेकर चलूं, कैपेसिटेंस और डिस्टेंस के बारे में बात की गई है। आपको पता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, जिसको आप समांतर पट्टी का संधारित्र कहते हैं, समांतर पट्टी का संधारित्र या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर आपसे पूछा है कि अगर मैं इन दोनों प्लेटों के बीच में दूरियां बढ़ा दूं तो धारिता पर क्या असर होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया, अगर प्लेटों के बीच में अगर मैं दूरी को बढ़ा दूं तो धारिता पर क्या असर होगा। ठीक है, तो अगर आप डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं तो आप जानते हैं पहली बात तो सी का फॉर्मूला सी बराबर होता है ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, ए एप्सिलॉन बाय डी, बीच में अगर एयर हो तो। अगर मैं इस क्वेश्चन के बारे में बात लेकर चलूं तो सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी। अगर मीडियम होता तो आप के का मल्टीप्लाई और कर देते, जिसके हमें जरूरत नहीं है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात लेकर चलूं तो ए इज डायरेक्टली, डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस आप इंक्रीज कर रहे हैं, यानी धारिता क्या होगी, डिक्रीज। यानी ऑप्शन की बात लेकर चलूं बच्चों तो कैपेसिटेंस दिख रहा है मेरे को सीधे सीधे सी ऑप्शन, यानी डिक्रीज इज द राइट आंसर। ऑप्शन की बात लेकर चलूं तो डिक्रीज विल बी द राइट आंसर, सी ऑप्शन है मेरे ख्याल से। ठीक है, तो आंसर के बारे में बात लेकर चलो तो सी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसर टिक करना है, कितना आंसर निकल कर आएगा, आंसर टिक कर दो बच्चों। द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स ऑफ ए एंड बी इज गिवन बाय। तो आपको दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल बताना है। आप जानते हैं बेटा इसका फॉर्मूला सीधे सीधे कर सकते हैं, हमें पता है सीधे सीधे इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर है। डायरेक्ट फॉर्मूला कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में दोनों का मॉड। तो क्वेश्चन की बात लेकर चलूं तो इसका ऑप्शन नंबर होगा डी ऑप्शन, डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। तो उसमें तो आपको कुछ बताना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और अगर आप इस क्वेश्चन को देखो बच्चों तो ये क्वेश्चन इतना बढ़िया है कि इसमें समय लगने वाला है। अगर आप क्वेश्चन को फिगर आउट नहीं करते हो तो आप क्वेश्चन में हमेशा गलती करोगे। ये क्वेश्चन इसलिए कहता हूं आप लोगों से कि मेहनत अच्छी करके जाओ। अगर आप मेहनत नहीं करोगे अच्छी तो इसीलिए आप क्वेश्चंस में गलती कर दोगे। देखो 25 में 25 लाना, हर कोई बंदा 20 नंबर ले आ सकता है यार, 18-20 नंबर हर कोई सी मुश्किल है, इजीली आ सकते हैं। लेकिन उससे ज्यादा मार्क्स बढ़ाने के लिए आपको बहुत अच्छी तैयारी की जरूरत पड़ेगी। तब आप उन टॉप स्टूडेंट्स में क्वालिफाई कर, टॉप स्टूडेंट के साथ में वो कर रहे होंगे, मुकाबला कर रहे हो, तो बेटा उनसे ज्यादा नॉलेज चाहिए, उनसे कंपीट करने के लिए उतनी नॉलेज भी तो चाहिए, बाकी तो ले आते हैं नंबर। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि सेंटर ऑफ मास निकालना है बेटे। अगर आपको ये कंपोनेंट दिए गए तो सेंटर ऑफ मास की वैल्यू निकाल के बतानी है आपको। आप बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। पहली बात तो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। COM निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा M1R1 प्लस में M2R2 प्लस में M3R3। इस तरीके से चलती जाती है चेन M3R3।
प्लस में हो जाएगी, मैंने आपको क्लास में क्वेश्चन भी कराए थे, आपको याद होगा, अपॉन में होता है m1 प्लस m2, और ये भी इस तरीके से चलती हुई सीरीज है। तो अगर क्वेश्चन के बारे में बात लेकर चलूं तो आइए क्वेश्चन आपको अच्छे से जानकारी है। चलो जी काम करते हैं, क्वेश्चन के बारे में बात लेकर चलूं तो आपको दो कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, एक्स और वाई के तीन मतलब वो दिए गए हैं। आप सब में x1 x2 x3 जान रहे हैं, y1 y2 y3 जान रहे हैं। एक काम करते हैं, दोनों के लिए कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, एक x के लिए COM और एक y के लिए। चलो निकाल के देखते हैं। COM थ्योरी के लिए, अगर आपको थ्योरी देखनी है तो आप क्वेश्चन डाल दीजिएगा बेटे, टॉपिक में मेरा नाम डाल दीजिएगा, मूवमेंट आप डाल दीजिएगा रोटेशनल मोशन, और रोटेशनल मोशन डालने के बाद शैलेंद्र डाल दीजिएगा और आपको लेक्चर मिल जाएगा। आप सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं, द्रव्यमान का केंद्र कैसे निकालते हैं, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं, जड़त्वागुण क्या निकालते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है जिसको आप परिभ्रमण त्रिज्या कहते हैं वो क्या होता है, उन सबको आप देख सकते हैं। तो अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो आप लेक्चर थ्योरी जरूर कवर अप कर लीजिएगा। अगर आप COM की बात लेकर चले तो एक्स में निकालना है, एक्स मतलब एक्स कंपोनेंट की जरूरत पड़ेगी, यानी इसको लिख सकता हूं m1 x1 प्लस में लिख सकता हूं m2 x2 प्लस में लिख सकता हूं m3 x3 प्लस में लिख सकता हूं m3 x3 अपॉन में कितना हो जाएगा बेटा m1 प्लस में हो जाएगा m2 प्लस में हो जाएगा m3, ये हो जाएगा बेटे। मेरी बात समझ रहे बच्चा लोग, मेरी बात समझ रहे बेटा? सारी वैल्यूज को बेटा पुट कर दीजिए, बस आपको आंसर निकालना है। तो x पे कितना निकलेगा, अगर मैं बात लेकर चलूं तो सेंटर ऑफ मास एट x निकल कर आएगा। m1 की बात लेकर चलूं तो बेटा मास दे रखा है पहले 2 के साथ x1 की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू दे रखी है बेटा 2, ठीक है जी, पहला 2 × 2 प्लस में हो जाएगा बेटा m2 की बात लेकर चलो तो m2 इज गिवन एज 1 के साथ x2 की वैल्यू क्या दे रखी है, देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा है आपसे एग्जाम में, -1 प्लस में हो जाएगा बेटा m3 की बात लेकर चलो तो दिस इज 2 और 2 के साथ क्या हो जाएगा × 0 अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड दैट इज इक्वल टू 2 2 4 यानी 2 + 2 + 1 एंड इसके ऑप्शन की बात लेकर चलो तो ये हो गया, तो 4 हो गया, 4 में से एक चला गया बेटे, ठीक है। इसके बारे में बात लेकर चलो नीचे 5 हो गया, तो 4 अपॉन ये हो गया 4 है ना, 2 दूनी 4, 4 में से एक तो 3/5 3/5 हो जाएगा इसकी वैल्यू, 3/5 के बारे में तो 5 6 30 यानी 0.6 इसका उत्तर निकल कर आ गया, यानी ऑप्शन नंबर 0.6 इसका उत्तर निकला। पहले कुछ चीज तो ये, बट आपने x कोऑर्डिनेट तो निकाल लिया पर ये y कोऑर्डिनेट में तो है कहीं ना कहीं, तो आपको y भी तो निकालना पड़ेगा बच्चों। चलो एक काम करते हैं, अब y निकालते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। अगर मैं बात लेकर चलो COMy की कि COMy कितना निकलेगा, तो y कोऑर्डिनेट के लिए कितनी दे रखी है 2 किलोग्राम, फिर से 2 × में y1 कितना दे रखा है, y1 दे रखा है 1 प्लस में हो जाएगा बेटे। दूसरे की बात लेकर चलो तो दूसरा देखा 1 किलोग्राम, 1 के साथ है 2 यानी 1 × में 2 प्लस में हो जाएगा बेटे m3 y3 की बात करूं तो 2 × में 4 हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा तीनों का प्लस वही होगा 2 + 2 + 1। इसकी बात लेकर चलो तो 2 हो गया, 2 + 2 4 हो गया, 4 4 2 ये निकल कर आ गया 12 हो गया, और 12 के बारे में बात लेकर चलो तो नीचे हो गया 5 यानी ये हो गया बेटा 12/5, 12/5 से डिवाइड कर देना, इसकी वैल्यू निकल कर जाएगी 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 5 20 यानी 2.4 इसकी वैल्यू निकल कर आ गई। तो ऑप्शन की बात लेकर चलो तो आपको पता चल गया कि x और y के कोऑर्डिनेट आपके पास निकल कर आ गए हैं, और बस यही आपको बताना था। आंसर चेक कर लीजिए, x के कोऑर्डिनेट में आप देखेंगे 0.6 है और y में क्या है बेटा 2.4 है, यानी इसका उत्तर में निकलेगा 0.6 एंड 2.4, दिस विल बी और सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट ये रहे होंगे। यानी ऑप्शन की बात लेकर चलूं तो सी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा था, अच्छे बच्चों के लिए जिन्होंने सिर्फ क्वेश्चंस कर रखे हैं उनके लिए अच्छा लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों, द मैग्नेटिक फील्ड and the number of turns of the coil of an electric generator is doubled, then the magnetic flux of the coil will be। तो आपसे पूछा है कितनी वैल्यू निकल कर आएगी, आप आंसर टिक कर सकते हैं, मेरे ख्याल से आंसर टिक कर दो। क्वेश्चन करता हूं फिर ऑप्शन दे दूं फिर आपको, ठीक है। आंसर लगाओ बच्चों, कितना आंसर निकलेगा। कर दिया आप लोगों ने टिक, ठीक है, कर दिया भैया आप लोगों ने टिक, मेरे ख्याल से आपने सब टिक कर दिया है। चलो भैया, चलो पहली बात तो ये बेटा, अगर पहले डबल नहीं किया था तब इसकी वैल्यू थी फाई बराबर NBA cos थीटा, है ना, यही होती थी बेटा NBA cos फाई। अब क्वेश्चन बोला है कि दोनों को डबल कर दिया, अब इसकी वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी। देखो वैसे तो मैं आपको बता दूं, दोनों को डबल कर दोगे तो आपको साफ साफ पता चलना है कि बेटा 4 टाइम्स हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो आपने बोला कि इसको भी डबल कर दिया, n को, नंबर ऑफ टर्न्स को, नंबर ऑफ टर्न्स इज डबल्ड, है ना, इसको भी डबल कर दिया,
द मैग्नेटिक फील्ड एंड नंबर दोनों। अगर आपने इसको भी डबल कर दिया मेरे बेटे, इसको भी डबल कर दिया, तो बेटा फाई कितना हो जाएगा। अगर मैं फ्लक्स की बात लेकर चलूँ तो फ्लक्स विल कम्स आउट टू बी 4 फाई, यानी इसका ऑप्शन नंबर होगा 4 टाइम्स 4 गुना इसका आंसर नंबर होगा, यानी डी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। कुछ सोचना ही नहीं है, डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं। तो आंसर इज बिकम्स 4 टाइम्स, यानी 4 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन फिर से बताया तो हिंदी में भी कि आपसे पूछा कि अगर कुंडलियों की संख्या और चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता दोनों को 2 गुना कर दिया जाए तो बताइए फ्लक्स कितना हो जाएगा। फ्लक्स हो जाएगा बेटे 4 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्लास इज हीटेड फर्स्ट एंड दैट इट इज कूल्ड सडनली इट ब्रेक्स ड्यू टू। तो आपसे पूछा ये क्यों टूट जाता है, तो आपको साफ साफ पता है कि इसका आंसर नंबर क्या होता है बेटे, थर्मल कंडक्टिविटी। ये मैंने क्लास में भी आपको साफ साफ बताया। तो अगर आपने हीट और थर्मोडायनेमिक्स भी नहीं पढ़ रखा है तो आप हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स भी पढ़ सकते हैं। समय इतना बचा है कि आप मेरे लेक्चर्स को दोबारा से स्टार्टिंग से देख सकते हैं। तो अगर आपको कभी रिवीजन भी करना होता है तो आप 2x स्पीड में लगाकर उसको देख लिया कीजिए, अगर आपको कहीं पर भी कोई चीज़ में प्रॉब्लम हो। तो क्वेश्चन के बारे में बात लेकर चलते हैं, उसकी ऊष्मा चालकता इसका आंसर होता है। मैं आपको बता भी देता हूं कैसे। देखो क्या होता है जब आप किसी चीज को गर्म करते हैं, कुछ लोग इसका आंसर डेंसिटी डिफरेंस बताते हैं। नहीं बेटा, डेंसिटी डिफरेंस नहीं होगा, इसका आंसर होगा थर्मल कंडक्टिविटी। दिस विल बी द राइट आंसर। मैंने क्लास में समझाया था कि ग्लास टूटता क्यों गर्म करने पर या ठंडा करने पर क्यों टूट जाता है। कारण ये होता है कि आप मान लीजिए आपके पास कोई ग्लास है और आपने इस ग्लास को यहां पर पार्ट में गर्म किया। आप जानते हैं जब आप किसी चीज को गर्म करते हैं तो क्या होता है, एक्सपेंड होता है, फैलता है। तो इतना हिस्सा तो गर्म हो रहा है भाई साहब, इतना हिस्सा मान लीजिए गर्म हो रहा है बेटे, गर्म हो रहा है बेटे। अब ये गर्म हो रहा है बेटे, पर ये गर्म होगा तो बेटा ये हिस्सा क्या करेगा बेटे, आपका गर्म होगा तो ये हिस्सा क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा। अब बेटे बात ये है ना कि बराबर बराबर तो एक्सपेंड कर नहीं पाएगा, क्योंकि इसको जो हीट मिलेगी ये दूसरे को देगा नहीं, बोलेगा मैं तो अपने पास रखूंगा टुकड़ा टुकड़ा। तो ये अपने पास रखेगा, खुद फैलेगा और बाकी फैल नहीं पाएंगे बेटा, तो क्या करेगा, टूट जाएगा। सिंपल सी बात। इसलिए ग्लास की बोतल को अगर आप डाल देते हैं कभी आग में, देखा वो फूट जाती है। उसका कारण क्या होता है, यही होता है। सिंपल सी बात। तो इसका ऑप्शन नंबर नहीं देगा, ये निकले। ऐसे ठंडा होने के साथ भी होगा, जब कोई चीज ठंडी होगी तो भाई सब पार्ट बराबर हीट थोड़ी ना बाहर निकालेंगे। कोई धीरे धीरे, जब कोई चीज गर्म होने पर फैलती है तो सुखड़ेगी कितने में, ठंडे होने पर। तो सब बराबर नहीं सुखड़ पाती, कोई ज्यादा टूटती है, कोई से। इस वजह से क्या होता है, ग्लास फूट जाता है। दोनों ही केसेस में ग्लास फूट जाता है। तो इसका आंसर के बारे में बात लेकर चलूँ तो थर्मल कंडक्टिविटी यानी ए ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। How the temperature of a thermodynamic system can be increased without giving heat energy to a system। आप क्वेश्चन करें, आंसर बताएं मुझे कितना ऑप्शन निकल कर आएगा। हो गया भाई, दैट्स ग्रेट। आई होप आपने कर दिया हो। आपसे पूछा है हाउ द टेम्परेचर ऑफ अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम कैन बी इंक्रीज विदाउट गिविंग हीट एनर्जी टू अ सिस्टम। क्वेश्चन है कि आप किसी चीज का तापमान कैसे बढ़ा सकते हैं बिना उसको ऊष्मा दिए हुए। आप नहीं चाहते कि हीट दूं मैं, हीट नहीं देना है बेटे, और आप उसका टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हैं। ऐसी कौन सी प्रोसेस होगी, तो ऐसी प्रोसेस होगी जब आप हीट नहीं बदल रहे हो, ऊष्मा नहीं बदल रहे हो। इसका मतलब आंसर क्या होगा, एडियाबैटिक कंप्रेशन, यानी फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। इसका ऑप्शन नंबर होगा फोर्थ ऑप्शन इसका सही उत्तर निकलेगा। ठीक है, तो ये आपका रिव्यू था 6 नवंबर का। अब हम रिव्यू करेंगे अपने 7 नवंबर के एग्जाम का। तो ये इसके लिए इसको पढ़ते रहिए, देखते रहिए। 7 नवंबर के रिव्यू को भी हम देखते चलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।